नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने पूर्व में पूछे गए बीपीएससी का क्वेश्चन सेट लेकर के आया हूं। साथियों, 39वीं बीपीएससी से केवल जीएस 150 क्वेश्चन जो है वह पूछा जा रहा है, वहीं से इसकी शुरुआत होती है। तो यह परीक्षा जो है 1994 में हुआ था और हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वह दोहराया जाता है। लगभग 26 साल हो गया 39वीं बीपीएससी की परीक्षा का। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ 150, जिसमें करेंट अफेयर्स का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे और आपको बनाना भी नहीं है, क्योंकि वह 1994-93 का करेंट अफेयर्स है। बाकी क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करेंगे, उसका आंसर देखेंगे और आप इसको बनाइएगा। तो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपके आने वाले परीक्षा जो 66वीं बीपीएससी है तो उसमें भी आ सकता है। तो मैं नया सेट तो आप लोगों को लिए लेकर के आ ही रहा हूँ। अब मैंने एक और चीज़ की शुरुआत कर दी है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए बीपीएससी में क्वेश्चन हैं वह मैं आप लोगों का पूरा कराऊंगा साथी। तो वही एक प्रयास है जो शुरुआत कर रहे हैं। यह क्वेश्चन जो है 39वीं बीपीएससी का है और पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है? आपको जवाब देना है ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? वैसा काल जिसमें लिखित साधन मिला हो और मानव पूर्ण रूप से सभ्य बन गया हो, उसका अर्थ भी जान लिया हो। और ऐतिहासिक काल की शुरुआत जो है वह 600 ईसा पूर्व से माना जाता है, भगवान बुद्ध के काल से। प्रागैतिहासिक काल उसको कहते हैं जिस काल में कोई लिखित सामग्री नहीं मिला है और मानव पूर्ण रूप से सभ्य नहीं बना था, जैसे हड़प्पा सभ्यता के पूर्व का काल। आदि ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जिसमें लिखित साधन मिला है लेकिन उसका अर्थ हम लोग नहीं निकाल पाए हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह इसी के अंतर्गत रखा जाता है, डी आंसर हो जाएगा। दूसरा, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग? आपको बतलाना है साथियों। तो यह काल जो है वह ब्राह्मण युग से माना जाता है, 800 से 600 ईसा पूर्व। 3 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, बोगाजकोई का महत्व इसलिए है। बोगाजकोई जो है वह एशिया माइनर का क्षेत्र है और यहाँ से एक अभिलेख मिला है जो 1400 ईसा पूर्व का है साथियों, और इसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। इससे पता चलता है कि आर्य लोग ईरान में आकर के रुके थे, मध्य एशिया से चले और ईरान में आकर के रुके और वहाँ से एक शाखा जो है पूरब की तरफ और एक शाखा जो है वह पश्चिम की तरफ चली गई। तो इसका भी आंसर जो है वह ए हो जाएगा। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। 4 नंबर क्वेश्चन आसान है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद, भागवत गीता, यजुर्वेद, ऋग्वेद? उपनिषद की कुल संख्या 108 है। भागवत गीता आप लोग जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि की यह रचना है, कर्म प्रधान किताब है। यजुर्वेद गद्य और पद में लिखा गया एकमात्र वेद है यजुर्वेद, और गायत्री मंत्र जो लिया गया है वह ऋग्वेद से लिया गया है। 5 नंबर, संगम युग में उरयूर
किस लिए विख्यात था? मसालों के व्यापार का, कपास के व्यापार का, विदेशी व्यापार का, आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तो आपको बताना है 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब 5 से 10 सेकेंड। कपास के व्यापार के लिए यह महत्वपूर्ण केंद्र था। यह क्वेश्चन दोहराया भी जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपाली, आनंद, मखली गोसाल, रघुला भद्र। उपाली और आनंद भगवान बुद्ध के शिष्य थे। उपाली ने विनय पिटक की रचना किया, आनंद ने सुत्त पिटक की रचना किया था और आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे वह मखली गोसाल थे। आजीवक संप्रदाय को भाग्यवादी संप्रदाय भी कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? पर्शियन का, हिंद यूनानी का, कुषाण का, गुप्त का। साथियों, गुप्त काल में भागवत संप्रदाय का सबसे ज्यादा विकास हुआ था। इसको वैष्णव संप्रदाय भी कहते हैं। अधिकांश गुप्त शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण किया था। हिंद यूनानी लोग मौर्य वंश के पतन के बाद भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ जिसमें पर्शियन, कुषाण, हिंद यूनानी और शक लोग आए थे। हिंद यूनानियों ने भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया था। सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने जारी किया था और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वह डी हो जाएगा, गुप्त। 8 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का स्वपारा अभिलेख। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इससे हम लोगों को जानकारी जो है वह प्राप्त हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बतलाया है? मास्की का लघु स्तंभ, रुमीनदेई स्तंभ, कीन स्तंभ, भाबरू स्तंभ। मास्की का लघु स्तंभ में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। रुमीनदेई स्तंभ लेख में स्पष्ट कर नीति का वर्णन किया गया है और डी इसका भाबरू स्तंभ जो है आंसर हो जाएगा। राजस्थान का यह क्षेत्र है। 10 नंबर, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? संगम साहित्य, मिलिंद पन्हों, जातक कहानियां, ये सभी। जातक कहानी में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है। संगम साहित्य में बहुत सारे ग्रंथ लिखा गया है जिसमें तोल्काप्पियर जो है एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो दक्षिण भारत का पहला व्याकरण का ग्रंथ है और आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्हों। यही व्यापारिक मार्ग पर मौन है। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखें, 11 और 12 आप दोनों देख सकते हैं। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? आपका जवाब देना है यहाँ पर और आप लोगों का जवाब आ गया होगा। सबसे अधिक गुप्त वंश के समय में दिया गया अनुदान ग्राम के रूप में। पाल वंश के संस्थापक जो थे वह गोपाल थे। राष्ट्रकूट और प्रतिहार यह ऐसा वंश है जो त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश के साथ शामिल था। 12 नंबर क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के समय। तो जवाब आपको देना है किस काल में हुआ था अछूत की अवधारणा का स्पष्ट रूप से उल्लेख? उत्तर वैदिक काल में।
चूंकि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख किया गया है, लेकिन वह समाप्ति की तरफ था। चूंकि 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है, इसलिए आंसर जो है यहाँ पर वह उत्तरवैदिक काल हो जाएगा, बी। भारत में 13 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? कौन मोहम्मद गौरी का दास था जिसको अक्ता दिया गया था? आपका जवाब आ गया होगा और यहाँ आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के दास थे और इन्होंने 1206 में दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश की स्थापना किया था। इन्हीं के गुलाम थे इल्तुतमिश, जिनको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो यह आपको जवाब देना है गियासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। खालसा भूमि साथियों एक ऐसा सुल्तान था जिसने सभी भूमि को छीन करके, चाहे वह जागीर भूमि हो, अनुदान की भूमि हो, और छीन करके खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया, और वह था अलाउद्दीन खिलजी। फिरोज शाह तुगलक एकमात्र सुल्तान जिसने ब्राह्मणों से जजिया कर लिया। गियासुद्दीन बलबन जिसने दीवाने अर्ज नामक विभाग की स्थापना किया। मोहम्मद बिन तुगलक जिसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित कर दिया। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 15 सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा, चांदी जस्ता तांबा, सोना जस्ता तांबा। जवाब देना है आपको 15 नंबर क्वेश्चन का। तो टंका जो है यह भी चांदी का था, ससगानी भी है चांदी का था, और जीतल जो है वह तांबा का था। तो विकल्प में आप जो देख रहे हैं उसके अनुसार ए जो है वह आंसर हो जाएगा 15 नंबर का। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखें, 12 मासा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो, इमामी, मलिक मोहम्मद जायसी, रश्द खान। अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहते हैं और मलिक मोहम्मद जायसी ने इसकी रचना जो है वह किया था। 17 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी, मुद्रा प्रणाली। तो जवाब आपको देना है यहाँ भू राजस्व जो है वह आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो इसकी सैन्य कुशलता थी। उसकी सैन्य कुशलता के चलते यह युद्ध को जीत लिया था। हालांकि युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति का भी प्रयोग किया गया था। उसने घुड़सवारी सेना को भी कहा है, लेकिन सर्वोत्तम विकल्प है उसकी सैन्य कुशलता। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखना है आपको, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? गियासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेर शाह, अकबर। गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना किया था। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना किया था। शेर शाह ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया और सूर्यवंश की स्थापना किया, पटना को राजधानी बनाया। आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने जाप्ती प्रणाली की शुरुआत की थी और यह भू राजस्व से संबंधित है। 20 नंबर, जवाबित का संबंध किससे था? राज्य के कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून से, कृषि से संबंधित कर से। ए आंसर हो जाएगा राज्य के कानून से। 21 नंबर क्वेश्चन, ईरान के शाह और
ईरान के शाह और मुगलों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? काबुल, कंधार, कुंटूज, गजनी। तो झगड़े का जड़ जो था वह कंधार था। कंधार को लेकर के बराबर इन लोगों में संघर्ष होता था। दो अस्पा और सी अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? साथियों, दो अस्पा और सी अस्पा भी मनसबदारी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर ने किया था। उसी में जहांगीर ने दो अस्पा और सी अस्पा प्रथा जो है वह जोड़ दिया। तो यही आंसर हो जाएगा जहांगीर। 23 नंबर क्वेश्चन, सरअंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व, तालुकदारी प्रथा, कुतुबशाही प्रशासन, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए आप लोग। मराठा भू राजस्व प्रथा से। 24 नंबर, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? गोवा, बंगाल में हुगली, अमरकोट, सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। दक्षिण भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। 25 नंबर क्वेश्चन, महाराष्ट्र के रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? न्यायमूर्ति, रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के, ज्योतिबा फुले। बताना है आपको। ज्योतिबा फुले ने तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और 1905 में भारत सेवक समाज संघ की स्थापना किया था। आंसर हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के। 26, 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? यह बाद में भी बीपीएससी में पूछा गया है, दोहराया जाता है बीपीएससी में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया लॉर्ड लिटन ने और प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया। यह अधिनियम जो है सोम प्रकाश नामक पत्रिका को ध्यान में रख करके लाया गया था और ईश्वर चंद विद्यासागर जो हैं वह सोम प्रकाश के संपादक थे। तो लिटन ने इसको लागू किया, लेकिन जब रिपन आए तो इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। आंसर जो है वह रिपन हो जाएगा। कर्जन के बारे में हम लोग जानते हैं कि 1905 में इन्होंने बंगाल विभाजन कर दिया था। लॉर्ड मिंटो, इनके समय में 1809 में अमृतसर की संधि किया गया था रंजीत सिंह के साथ। 27 नंबर, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? यह क्रांतिकारी गतिविधि से संबंधित है और विदेश में भी रह करके भारतीय लोगों ने, भारतीय राष्ट्रवादियों ने, क्रांतिकारियों ने क्रांतिकारी आंदोलन को संचालित किया था। जैसे लाला हरदयाल, इन्होंने गदर आंदोलन की शुरुआत किया था और सैन फ्रांसिस्को में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है तारकनाथ दास ने निकालना शुरू किया था। 28 नंबर, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? यह था प्रथम महायुद्ध। कामागाटा मारू घटना, यह 1914 की घटना है। गुरदीप सिंह नामक एक भारतीय राष्ट्रवादी ने जहाज को किराया पर लेकर, और उस जहाज का नाम था कामागाटा मारू, कनाडा की तरफ प्रस्थान किया था, लेकिन कनाडा की सरकार उसको वापस कर देती है और वह लोग आते हैं भारत में। बजबज बंदरगाह पर अंग्रेजी सेना के साथ संघर्ष हो गया, बहुत सारे निर्दोष की इसमें हत्या कर दी गई, मृत्यु हो गई। उसी को कहते हैं कामागाटा मारू घटना। आंसर होगा सी।
किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो साथियों, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में किया था और इसी समय उनका प्रसिद्ध कथन था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसको लेकर रहेंगे। इसलिए आंसर जो है ए हो जाएगा। कांग्रेस का वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन। अब यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, वैलेंटाइन सिरोल। दादा भाई नौरोजी भारत का वयोवृद्ध नेता। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक है। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया इनकी पुस्तक है। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका का संपादन किया था और इस पुस्तक के लेखक हैं वैलेंटाइन सिरोल। 2 प्रश्न और यहाँ से बनेगा वैलेंटाइन सिरोल से। पूछा जाता है, वैलेंटाइन सिरोल ने किसको भारतीय अशांति का जनक कहा? तो बाल गंगाधर तिलक को इसने भारतीय अशांति का जनक कहा था। दूसरा, किस संगठन को इसने भारतीय अशांति का जनक कहा? तो आर्य समाज को। व्यक्ति के रूप में बाल गंगाधर तिलक और संगठन के रूप में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहता है इस पुस्तक में। 31 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? कृषक वर्ग, जनता, औद्योगिक कर्मी, मजदूर वर्ग। तो गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल आंदोलन का संचालन किया था और पहली बार यहीं पर 1918 में भूख हड़ताल किया था और यह औद्योगिक कर्मी से था जो फैक्ट्री में कार्य करते थे। साथियों, प्लेग बोनस को लेकर के उद्योगों फैक्ट्रियों में कार्य करने वाले जो कर्मी थे उन लोगों ने हड़ताल कर दिया और आंदोलन शुरू कर दिया। तब गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था और यह सफल रहा था। 31 के बाद अब आप यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? आप लोगों को जवाब देना है। लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद, कराची। जवाब आप लोगों का आ गया होगा और यह इलाहाबाद इसका आंसर हो जाएगा। 33, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? यह भी बीपीएससी में पूछा जा चुका है दोबारा, इसलिए मैं यह डिस्कशन आप लोगों को करा रहा हूँ। 33 नंबर, सरकार को लगान देना बंद कर देना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति। तो जवाब क्या होगा? ए, सरकार को लगान देना बंद कर देना। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ में चलाए गए जिले में चलाया गया था, साधुओं द्वारा चलाया गया था, जमींदार और गांव के निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध चलाया गया था। जवाब आपका आना चाहिए इसमें और ए आंसर हो जाएगा, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना किया था? सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया था। चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना इन्होंने किया था, संगठन की स्थापना किया था। हिस्प्रस कहते हैं हिंदुस्तान
समाजवादी प्रजातांत्रिक संगठन। और यहाँ पर INA मोहन सिंह, डॉक्टर मोहन सिंह, इनको कैप्टन मोहन सिंह भी कहते हैं, इन्हीं की दिमाग की उपज थी और इन्होंने इसकी स्थापना किया था 1942 में। साथियों, अगर 1943 करके पूछेगा कि 1943 में सिंगापुर में किसने किया, तो यहाँ पर जवाब आप सुभाष चंद्र बोस दीजिएगा, क्योंकि सिंगापुर में इन्होंने कमान जो है वह संभाल लिया था। तो 43 करके देगा और सिंगापुर करके देगा तो आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। सीधे सीधे पूछेगा तो कैप्टन मोहन सिंह आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाया था? जल्दी से बनाइए आप लोग। ए कार्यकारिणी कमेटी 1937। अब 37 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? जवाब आपको देना है, इसको होज विद्रोह भी कहते हैं, यह भी दोहरा दिया गया है BPSC के परीक्षा में। तो बी आंसर हो जाएगा 1820। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ये सब पहले पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए सब आसान प्रश्न आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन यही पूछा गया था 1994 के BPSC में। इजारादारी, तिनकठिया, जन्मिस, इनमें से कोई नहीं। तो तिनकठिया इसमें तो बताने की उतना जरूरत है नहीं। 1 बीघा खेत में 3 कट्ठे पर नील की खेती किया जाता था और इसीलिए राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी ने चंपारण पहुंच करके 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया, जिसमें वह सफल रहे। यह भी पूछ दिया गया, दोहरा दिया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन भी दोहराया गया है BPSC में। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? संथाल, कच्छा नागा, बिरसा मुंडा, कोल। तो बिरसा मुंडा विद्रोह को उलगुलान भी कहते हैं। उलगुलान का मतलब होता है महान हलचल, और यह 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। बिरसा मुंडा ने नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह साथियों सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। 40 नंबर क्वेश्चन, मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? यह क्षेत्रीय क्वेश्चन इसी तरह से BPSC में 5-6 रहता है जो कठिन हो जाता है, तो आपको जवाब देना है। इसीलिए मैं बिहार से संबंधित क्वेश्चन भी डाल रहा हूं। इसका आंसर हो जाएगा ए, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। 41 नंबर क्वेश्चन, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? जवाब देना है आपको। 1911, 1912, 1913, 1914। घोषणा इसकी की गई 1911 में, जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, और अलग किया गया 1912 में, 1 अप्रैल 1912। अब बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ, लेकिन उड़ीसा इसके साथ अभी भी था। 1935 के अधिनियम के द्वारा 1936 में बिहार से उड़ीसा जो है वह अलग किया गया। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग राज्य बना था। 42 नंबर क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पूछा जाता है परीक्षा में पटना उच्च न्यायालय, लेकिन यह BPSC के द्वारा पूछा गया है, और साथियों यह जो विकल्प दिया गया है BPSC के द्वारा वह यहाँ पर गलत दिया गया है। इसीलिए BPSC ने इस क्वेश्चन को जो है हटा दिया था। और यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग जानते होंगे 1916 होना चाहिए था, 17 दिया गया। तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। 43 नंबर क्वेश्चन,
वर्ष 1930 और 31 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? जवाब दीजिए। 43 नंबर मधुबनी है, भागलपुर है, गया है, मुंगेर है। गया इसका आंसर हो जाएगा, सी। साथियों, मैं बार बार ये आप लोगों को बोलता हूँ हर वीडियो में कि मेरे टेलीग्राम से जुड़िए ग्रुप में, वहाँ पर PDF आपको दिया जाता है और भी सारी वीडियोज जो हैं वहाँ पर मिलते हैं, आपको उपलब्ध कराया जाता है। या FB पर भी मेरा ग्रुप है GS विथ गुप्ता सर, सर्च कीजिएगा वह आएगा, उस ग्रुप से जुड़िए। इस वीडियो को देखने के साथ लाइक कीजिए, चूँकि देखते हैं बहुत सारे लोग हजारों की संख्या में, लेकिन लाइक वहाँ पर उतना नहीं पहुँच पाता है। तो लाइक करने में साथियों क्या जाता है आप लोगों का, उससे तो मेरा ही मनोबल बढ़ेगा। और लाइक करना ही है आपको, शेयर भी करना है, दोस्तों के पास पहुँचाइए, कंजूस मत बनिए। सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं, नए बंधु जो जुड़ रहे हैं, वह कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि जो भी आपको डाला जाए, जो भी आपको दिया जाए, उसकी सूचना आपको मिल जाए। और अच्छा लगे तो आप देखिए, नहीं अच्छा लगे तो नहीं देखना है। जो अच्छा लगे चैनल वहीं देखना है, लेकिन अगर इसको देखते हैं अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और नए लोग सब्सक्राइब कीजिए। अब 44 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देखिए साथियों, यह 44 नंबर क्वेश्चन से ले करके और आगे जो हम लोग बढ़ेंगे तो 55 नंबर क्वेश्चन तक, वह सब जो है वह करेंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन है। तो करेंट अफेयर्स देख रहे हैं 93 यहाँ लिखा हुआ है, चूँकि 94 में परीक्षा हुआ तो 1 साल पहले का पूछा जाता है, तो वह हम लोग चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, चूँकि यह न दोहराएगा और न कोई इसका मीनिंग है। 55 नंबर अब हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ से 56 नंबर, जो साइंस का क्वेश्चन जो है वह शुरू हो रहा है। करंट का क्वेश्चन हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। करंट का क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग, जो नया मैं सेट दे रहा हूँ, अब तक मैंने 7 सेट दिया है, 8वां सेट जब आएगा तो उसमें हम लोग करंट की चर्चा करेंगे। अब है 56 नंबर क्वेश्चन, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। जस्ता, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो आपको जवाब देना है, जल्दी से जवाब दीजिए और आपका जवाब सही ही होगा, अमोनियम क्लोराइड। 57 नंबर क्वेश्चन, ट्रेडिशनल टाइप का क्वेश्चन है जो बार बार दोहराया जाता है। डायनेमो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। पहले 4 ही विकल्प दिया जाता था, 5वां विकल्प जो है वह नहीं दिया जाता था। तो आंसर बताइए आप इसका, बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 58 नंबर क्वेश्चन, आकाश नीला लगता है, यह भी बार बार दोहराया जाता है। आकाश नीला लगता है। अब विकल्प यहाँ दिया हुआ है, लंबा चौड़ा विकल्प है, आपको बताना है कि क्यों नीला लगता है। सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्ण होती है, यही आंसर हो जाएगा, बी। 1 माइक्रोन बराबर है, अब इसमें बतलाना है। इस तरह का 1-2 प्रश्न BPSC में हमेशा डाल दिया जाता है, तो जवाब दीजिए 1/1000 मिलीमीटर, सी आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, अति चालक का लक्षण है, उच्च है, निम्न है, शून्य है, अनंत है, क्या है? अनंत पारगम्यता है, यह हो जाएगा डी। 61 वर्ष
दीर्घतम होता है, प्लूटो पर, बृहस्पति पर, नेपच्यून पर, पृथ्वी पर। साथियों, उस समय 1994 में यह परीक्षा हुआ था, तो प्लूटो जो था यह था ग्रह के श्रेणी में, इसको शामिल किया गया था। अब हटाया गया है, लेकिन उसके अनुसार जो है, उस समय के अनुसार यही जो है वह आंसर हो जाएगा 61 का। 62, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। यह भी दोहरा दिया गया है परीक्षा में, और प्राय सभी तरह की परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव, बी। 63 नंबर क्वेश्चन, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर अगर आप खोल देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ठंडा कर सकते हैं, फिर है तापमान तक ठंडा कर सकते हैं, आप अंतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ना तो गर्म ना तो ठंडा कर, सी हो जाएगा, गर्म कर सकते हैं। खोल दिया जाए तो कमरा जो है वह, रूम जो है वह गर्म हो जाएगा। 64, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो पीच ब्लेंडे इसको कहते हैं। आंसर जो है बी हो जाएगा। 64 के बाद आप यहाँ देख सकते हैं 65 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। यह भी बार बार पूछा जाता है। नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, ए और बी दोनों। तो परमाणु बम का सिद्धांत जो है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, और हाइड्रोजन बम का सिद्धांत जो है नाभिकीय संलयन पर। याद रखना है, दोनों रखिएगा। पेरिस प्लास्टर का सूत्र है, इसमें से आपको बतलाना है। यह साइंस के विद्यार्थी अधिकांश होते हैं वर्तमान में जो तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो जानते होंगे। 2CaSO4H2O, सी इसका आंसर हो जाएगा। अब 67 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? ये भी दोहराया तिहराया जाता है परीक्षा में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, एसेटिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। एसेटिक अम्ल तो सिरका आंसर होता है, टार्टेरिक अम्ल इमली होता है, नींबू का हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। आंसर हो जाएगा डी। वायु एक यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, क्या है? तो साथियों, वायु मिश्रण है। 68 का सी जो है वह आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? जल में यह अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। असत्य पूछा जा रहा है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अब 70 नंबर, पारद धातु मिश्रण है, किसका मिश्रण है यह हम लोगों को बतलाना है साथियों। अति रंगीन मिश्र धातु, कार्बन युक्त मिश्र धातु, पारद युक्त मिश्र धातु, सी इसका आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोयले का सामान्य प्रकार है बिटुमनी, अर्ध बिटुमनी, एंथ्रेसाइट, कोक। तो बिटुमनी इसका आंसर हो जाएगा, और यही हम लोगों को जवाब जो है वह देना है। साथियों, कोयले का सामान्य प्रकार है बिटुमनी। यह एंथ्रेसाइट जो है यह उच्च कोटि का कोयला है, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय स्तनी है, तो राष्ट्रीय स्तनी यहाँ बाघ है। 73 नंबर क्वेश्चन, निरशंस प्राणी कौन सा है? तो इसका आंसर व्हेल हो जाएगा। यह
स्तनधारी जीव के श्रेणी में भी इसको शामिल किया गया है। 74 नंबर क्वेश्चन, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उनका शारीरिक तापमान बढ़ जाता है, वे श्वास नहीं ले पाती है। सी आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, मधुमक्खी व कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो जवाब आपको देना है गंध से, दृष्टि से, नृत्य से, स्पर्श से। यहाँ आंसर हो जाएगा 75 नंबर का, और आप लोगों का जवाब आ भी गया होगा गंध से। ए, मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होती है? 76 नंबर क्वेश्चन है 20। इसका आंसर सी हो जाएगा। 77, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, संरंधी होती है, ठोस होती है, कीलक होती है? तो 77 नंबर का आंसर जो है वह ए, खोखली होती है। 78 नंबर, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो साथियों 8 इसका आंसर होगा। आधुनिक मनुष्य हाल का पूर्वज है? जावा मनुष्य, क्रो मैग्नन मनुष्य, निएंडरथाल मनुष्य, पेकिंग मनुष्य? बी, क्रो मैग्नान मनुष्य। 79 के बाद यहाँ आप क्वेश्चन देखिए 80, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है बीजों से, कटे तने से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं, कटे तने से। बी आंसर होगा। 81, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? 81 का डी, जल होता है। 82, इंसुलिन प्राप्त होता है अदरक के प्रकंद से, डहलिया की जड़ों से, बालसम पुष्प से, आलू के कंद से? तो 82 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। 83 नंबर क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? जीन संश्लेषण के लिए। 84, संसार का सबसे बड़ा पुष्प? तो रैफ्लोसिया है। 85 नंबर, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? केला, गन्ना, आम, कपास? बी, 85 का आंसर जो है वह गन्ना हो जाएगा। मटर पौधा है, शाख है, पुष्प है, झाड़ी है? तो मटर का पौधा जो है वह शाख है साथियों, शाख कुल का है। 87, विकास का मुख्य कारक है उत्परिवर्तन, हासिल किए गए गुण, लैंगिक जनन, प्राकृतिक वरण? तो जवाब इसका दीजिए, प्राकृतिक वरण जो है आंसर हो जाएगा 87। 88 नंबर क्वेश्चन, सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है? 88 का जवाब देना है आपको, और इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम लैड विधि। 89, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है, अब वह आपको बतलाना है। डी आंसर होगा, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, साइनाइट होता है, ग्रेनाइट होता है, बलुआ पत्थर होता है? ए होगा चूना पत्थर। 91 का आंसर मौना लोआ उदाहरण है, ये तो आसान है, सक्रिय ज्वालामुखी का। 92 नंबर क्वेश्चन, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 92 का जवाब आप दीजिए। ये वैसे शैल हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है, यही सही है। टीन मिलता है
पालसर निक्षेपों में, कायांतरिक शैलों में, अल्पशिलिक आग्नेय शैलों में, इन सभी में। तो पालसर निक्षेप आंसर हो जाएगा। 93 के बाद यहाँ 94 नंबर क्वेश्चन है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है, किसका उदाहरण है बताइए। आप लोग बना रहे होंगे। गिरिपद स्थिति का सी आंसर होगा। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। क्या है लक्षद्वीप? ये प्रवाल भीति द्वीप है, ए आंसर हो जाएगा। भारत 96 नंबर, भारत विस्तृत है, ए बी सी उपरोक्त में से कोई नहीं। यह अक्षांश देशांतर के बारे में पूछा जा रहा है, आप बताइए। इसमें कोई सही नहीं है, ये भी गलत है, ये भी, बी सी उपरोक्त में से कोई नहीं जो है वह आंसर हो जाएगा 96 का साथियों। 97 भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु इसकी जनसंख्या प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो जब यह परीक्षा हुआ था साथियों तब यह 16% था जनसंख्या। 94 में परीक्षा हुआ था, 26 साल हो गया। अब वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार 17% जनसंख्या। तो वर्तमान के संदर्भ में जोड़ के चलिएगा तो बी, उस समय को जोड़ के चलिएगा तो ए, लेकिन मैंने इसको सुधार दिया है तो 17 जनसंख्या याद रखिएगा, परीक्षा में अगर पूछ दे तो गड़बड़ नहीं हो। 98 नंबर क्वेश्चन, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है 6000 मीटर तक, 600 मीटर, 800 मीटर, 100 मीटर। तो इसका जवाब दीजिए। ओल्डम महोदय के अनुसार 4000 से 6000 मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग। तो विकल्प के अनुसार ये इसका आंसर हो जाएगा। 99 भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है। 99 का आंसर आपको बतलाना है, क्या कारण है। स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान, मध्य एशिया की ठंडी हवा, ये इसका आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ये सभी। तो यह सभी आंसर हो जाएगा। 101 हुंड्रू प्रपात निर्मित है इंद्रावती पर, कावेरी पर, सुवर्ण रेखा। तो सुवर्ण रेखा इसका आंसर होगा। 102 हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। 102 का आंसर दीजिए। ए बी सी डी आप लोगों ने बना लिया होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। 4500 से 600 मीटर पश्चिम में। अब 103 भारत की तट रेखा है 6200, 6100, 5985, 6175 किलोमीटर। बी इसका आंसर हो जाएगा। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है यह। नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है गन्ना, कपास, जूट, गेहूं। तो क्या शामिल नहीं होगा? गेहूं नहीं होगा, खाद्यान्न फसल में है यह। 105 भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। जब एग्जाम हुआ था तो उस समय के अनुसार इसका आंसर चाय का। 106 भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। 1994 में जब परीक्षा हुई थी तो बिहार और झारखंड एक में था, तो उस समय के अनुसार यह आंसर जो है बीपीएससी के द्वारा दिया गया था। लेकिन वर्तमान में 106 का जो आंसर है वह उड़ीसा हो जाएगा। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था?
तो साथियों यह सिंदरी में लगाया गया था। अब क्वेश्चन यहाँ देखना 108। यदि भारत की जनसंख्या में 2% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो जनसंख्या आज की आबादी से कितनी हो जाएगी? 1994 के अनुसार पूछा जा रहा है। दोगुनी हो जाएगी कितने वर्षों में? तो 35 वर्ष में यह दोगुनी हो जाएगी। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर, तो विकल्प से यहाँ पकड़ में आ जा रहा है कलकत्ता। महलों का शहर है कलकत्ता। डायमंड हार्बर कलकत्ता। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में से आपको बतलाना है अफ्रीका। बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 111। साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, किसके कारण? संघनन, विकिरण, चालन, आपतन। विकिरण के कारण। 112। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? यहाँ सही पूछा जा रहा है। भूमध्यसागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा, यह गलत है। भूमध्य क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, यह सही है। तो बी ही आंसर हो जाएगा। 113। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? 113 का भिलाई, रांची, आसनसोल, दुर्गा। विकल्प से स्पष्ट हो जा रहा है रांची। 114। दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है दामोदर नदी? चूँकि झारखंड सम्मिलित था तो इसीलिए बिहार और झारखंड से मिला करके लग रहा है क्वेश्चन ज़्यादा है, लेकिन उस समय झारखंड भी बिहार ही में था। 114 का बी छोटा नागपुर आंसर हो जाएगा। 115। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है? श्रीलंका, पाकिस्तान, बर्मा, भारत। क्या नाम है यह आपको बताना है। श्रीलंका। 116 नंबर क्वेश्चन यहाँ आपको बताना है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? ए संवैधानिक सभा के द्वारा। संविधान सभा भी इसको कहते हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का निर्माण भी किया गया था। 17। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है प्रजातांत्रीय भारत शब्द से, जनता के जनतंत्र शब्द से, जनता के लोकतंत्र शब्द से। डी आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग। 18 नंबर कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, वित्त से संबंधित बिल पूछा जा रहा है, तो जवाब दीजिए राज्यसभा लोकसभा दोनों में एक साथ, दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। बी आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा, जैसे धन विधेयक और वित्त विधेयक लोकसभा में। राज्यसभा को इसको ज़्यादा अधिकार नहीं है, वह केवल ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है। 119 नंबर क्वेश्चन भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में है और यह अनुच्छेद 12 से 35 तक। आप सभी लोग जानते हैं कि जब संविधान का निर्माण किया गया तो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया और वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। 119 नंबर क्वेश्चन 120 नंबर क्वेश्चन पंचायती राज विषय है किस सूची का? आप जानते हैं कि 3 प्रकार की सूची का वर्णन किया गया है। एक अवशिष्ट प्रकार की सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर केंद्र नियम कानून बनाता है, राज्य सूची के
विषय पर राज्य कानून बनाता है। समवर्ती सूची के विषय पर दोनों बनाते हैं, लेकिन एक ही विषय पर अगर दोनों बनाते हैं केंद्र राज्य, तो केंद्र का लागू होगा। अवशिष्ट शक्ति पर पूर्ण रूप से केंद्र का नियंत्रण है और उसमें विषय सूची का उल्लेख जो है वह नहीं किया गया है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। 121 भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो यह अनुच्छेद 40 में वर्णन है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ग्राम पंचायत का वर्णन किया गया है। 122 न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, आंसर देना है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। डी आंसर हो जाएगा। 123 एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। वही बात आ गया, इसका आंसर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णन किया गया कल्याणकारी राज्य का। और राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक उल्लेखित है। 124 लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। संसद के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा में बहुमत दलों के सदस्यों द्वारा। सी आंसर हो जाएगा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग लगा करके हटाया जाता है, तो यह आंसर संसद ही होगा। लेकिन 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है। 126 भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 3 महीना, 1 वर्ष, 6 महीना। तो 6 महीना यहाँ आंसर हो जाएगा। 127 संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। कितना अंतराल होना चाहिए तो आप लोग जानते होंगे स्पष्ट रूप से, मुझे विश्वास है, और 6 महीना आंसर होता है। 128 भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, अब इसमें संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। सी आंसर हो जाएगा। 129 राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 129 का जवाब दीजिए। हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। डी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ 129 के बाद आप यहाँ देख सकते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? साथियों, यह उस समय का पूछा गया है जब बिहार और झारखंड एक में थे और बिहार में 54 जो है वह लोकसभा का सीट होता था, लेकिन झारखंड बंटने से वर्तमान में अब 40 हो गया है। तो उस समय के अनुसार तो यह आंसर हो जाता 54 और 48, लेकिन वर्तमान के संदर्भ में तो महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। महाराष्ट्र में 48 है और पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा का सीट है। जो भी हो, उस समय के लिए यह आंसर हो जाएगा। वर्तमान में आप लोग जानते ही हैं दूसरा और तीसरा महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। 131 योजना आयोग है। योजना आयोग एक मंत्रालय है, शासकीय विभाग है, परामर्शदात्री संस्था है, स्वशासित निगम है। अब तो योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है और नीति आयोग को स्थापित किया गया है, लेकिन यह परामर्श देने वाली संस्था थी योजना आयोग। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। समाजवादी व्यवस्था पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था पर, गांधीवादी व्यवस्था पर।
तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। 133 भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत, जवाब दीजिए 133 नंबर क्वेश्चन का। जब यह क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय के अनुसार यह चुंगी कर जो है वह आंसर हो जाएगा। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, किसमें रही है यह बताना है। कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में, बेरोजगारी में कमी के संबंध में, प्रति व्यक्ति आय के संबंध में, असमानता में कमी के संबंध में, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि पांचवा विकल्प इसमें है नहीं, पहले 5 विकल्प नहीं रहता था। 135 विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ। रुई तथा शक्कर, इंजीनियर तथा सीमेंट, जूट तथा रुई, कागज तथा लोहा। विभाजन हुआ तो पाकिस्तान निकला और पाकिस्तान से बांग्लादेश, तो इसीलिए सी हो जाएगा, जूट तथा रुई उद्योग। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है, उस समय 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, अब तो पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया है। फिर भी उस समय के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्रथम स्थान दिया गया था, प्राथमिकता दिया गया था, यह आपको बतलाना है। तो आंसर जो है यह आपको हो जाएगा रोजगार बढ़ाने को, ए आंसर हो जाएगा। 137 भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। यह शुरू से ही है साथियों, और यहाँ पर कपड़ा उद्योग हो जाएगा। 138 भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। वर्तमान में, उस समय, वर्तमान कर रहे हैं उस समय 1994 में जो है वह पूछा गया था, तो उस रूप में हम लोगों को यहाँ जवाब देना है। और उस समय कृषि जो था वह आंसर था, लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए तो सेवा क्षेत्र, यह हो जाएगा सेवा क्षेत्र, और उस समय में कृषि। 139 बिहार में जंगल फैले हुए हैं, यह 1994 में पूछा जा रहा है आपसे, और उसके अनुसार 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर, क्योंकि झारखंड शामिल था और झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में जंगल का प्रतिशत और क्षेत्रफल में एक तरह से कहेंगे कि नगण्य हो गया। 140 बिहार का एक इस्पात कारखाना है, तो जवाब देना है, और ये तो आसान है, उस समय जमशेदपुर भी बिहार में ही था, डी। अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, तो मैं इसका जवाब आंसर दे देता हूँ, या आप लोग बना लीजिएगा। आंसर देने से कोई फ़ायदा नहीं है, PDF जो है वह आपको दे दिया जाएगा, तो उसको देख करके आप बना लीजिएगा, क्योंकि आंसर बोल देंगे तो फिर आप बनाइएगा क्या। 141 है, यहाँ रीजनिंग है। 142, 143 भी आप देख रहे हैं। 144, 145 में कथन की संशुद्धता जांचना है। फिर यहाँ आ जा रहा है 146 और 147, 148, 149। पहले का मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन भी आसान पूछा जाता था, लेकिन बीच में कठिन किया गया, फिर आसान किया गया, और यह अंतिम क्वेश्चन है 150। तो साथियों, यह मैंने शुरुआत कर दिया है। प्रीवियस जो पूछे गए हैं BPSC में, वह सेट मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ, और नया सेट तो मैं दूंगा ही। एक सेट यह रहेगा, एक सेट नया वाला सेट, दोनों बनाइए। इसमें से भी बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि यह क्वेश्चन दोहराया गया है, तो क्वेश्चन बैंक होगा तो आप देखिएगा कि वह दोहराया गया है कि नहीं। वह दोहराया ही गया है, तो फिर दोहराया जा सकता है।
तैयारी करके कमेंट बॉक्स में बनाए होंगे तो आप जवाब दे सकते हैं। और फिर अगले वीडियो में हम मिल रहे हैं आप लोगों से। मैंने करंट भी शुरू कर दिया है, उसको भी देखना है। और आप उसके आधार पर भी नोट्स बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना।